Prachi Sharma and welcome back to my channel. Today we are going to work on the topic normality, but उसे start करने से पहले 2 मिनट बात करते हैं. The first thing is that a lot of students have reached out to me on Telegram telling me ma'am just एक यूनिट नहीं, हमारी और भी यूनिट्स आ रही हैं, दैट इज अप टू 3 यूनिट्स, अप टू 4 यूनिट्स, अलग अलग स्कूल्स के हिसाब से जस्ट नेक्स्ट मंथ में. सो स्टूडेंट्स, आई अंडरस्टैंड दिस एंड ये हर साल होता है. हमारी स्पीड होती है प्रॉपरली यूनिट कराने की एंड स्कूल में वो लोग जल्दी टॉपिक्स कवर करा के आपको ज्यादा चंक दे देते हैं फॉर योर एग्जामिनेशन. सो प्लीज डोंट बी स्केयर्ड ऑफ इट. माई सजेशन ऑन दिस पार्ट वुड बी दैट व्हाटएवर आई हैव कवर्ड उतना टिप्स पे होना चाहिए, उतना कंटेंट आपको ढंग से आना चाहिए. दैट मीन्स कॉन्सेप्ट भी समझ में आए, क्वेश्चंस भी करने आने चाहिए, न्यूमेरिकल सॉल्व करने भी आने चाहिए. जितना जितना मैं कराती जाती हूँ उतना तो टिप्स पे कर लो एंड इवेंचुअली वील गेट देयर. आई एम ट्राइंग माई बेस्ट टू पुट आउट मोर कंटेंट फॉर यू. सो जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, स्टिक अलॉन्ग विद मी. वन थिंग आई कैन अश्योर यू इज कि अगर आप इस चैनल को स्टार्टिंग से फॉलो कर रहे हैं एंड जो मैं आपको तरीके से पढ़ा रही हूँ अगर आप उसको प्रॉपरली फॉलो कर रहे हैं तो आपको केमिस्ट्री के लिए अलग से कोचिंग की या ट्यूशंस की जरूरत नहीं पड़ेगी, बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी. ठीक है, एंड टू एंड मैं आपको सब कुछ कराऊंगी. जस्ट ट्रस्ट द प्रोसेस. वीडियोस मिस नहीं करनी है, जो वीडियोस डाली गई हैं उन्हें प्रॉपरली पढ़ना है, जो क्वेश्चंस कराए हैं उन्हें प्रैक्टिस करना है, और जो चीज इंपॉर्टेंट बताई गई है उसको तो एकदम मार्क करके अच्छे से रख लेना है कि भाई ये एग्जाम में आएगा. ठीक है. द सेकेंड थिंग इज कि माई मोटिव इज कि जब आप कोई यूनिट पढ़ रहे हो और ढंग से पढ़ रहे हो, आपको कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए. ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो जो इंपॉर्टेंट पार्ट है बस वो उठा के कर लिया एंड रेस्ट ऑफ द यूनिट हवा में रह गई. क्योंकि एवरीथिंग इज इंटर रिलेटेड इन केमिस्ट्री. एक प्रोसेस है सब चीजें पढ़ाने का. तरीके से चलेंगे, स्टेप वाइज चलेंगे तो सब कुछ अच्छे से होगा. ठीक है. सो प्लीज मेक श्योर दैट यू स्टिक अलोंग विद मी. अगर आपने मुझे अभी तक नहीं बताया है कि आपके कितने चैप्टर्स आएंगे 11th में, नेक्स्ट टर्म मतलब फर्स्ट टर्म जो आपका एग्जाम होगा, सो प्लीज मेक श्योर यू कैन ईदर लेट मी नो दैट इन द कमेंट बॉक्स बिलो और यू कैन ऑल्सो लेट मी नो दैट इन द ऑन द टेलीग्राम चैनल. सो वट एवर इज मोर कन्वीनियंट फॉर यू, आप अकॉर्डिंगली मुझे रीच आउट करके मुझे इन्फॉर्म करिए कि जो फर्स्ट टर्म एग्जाम है उसमें आपकी कितनी यूनिट्स आ रही है. ठीक है स्टूडेंट्स, एंड एज आई ऑलवेज से, लेट्स नॉट वेस्ट एनी मोर टाइम एंड गेट स्टार्टेड विद द टॉपिक टुडे, दैट इज नॉर्मैलिटी. ऑल राइट स्टूडेंट्स, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद टुडेज सेशन. आज का टॉपिक है नॉर्मैलिटी. सो अपने नोट्स उठाइए एंड लेट्स गेट स्टार्टेड. हेडिंग डाल लीजिए नॉर्मैलिटी. अगेन हम पहले स्टेप्स में पढ़ेंगे कि नॉर्मैलिटी होता क्या है, डिफरेंट पार्ट्स को हम सॉल्व कैसे करते हैं, देन हम न्यूमेरिकल उठाएंगे. ठीक है. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सबसे पहली चीज, हम नॉर्मैलिटी को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं. सो द फर्स्ट पॉइंट विल बी नॉर्मैलिटी is represented or denoted by capital letter N. ठीक है, कैपिटल लेटर N ही होता है. अगर स्मॉल लेटर N होगा तो वो नंबर ऑफ मोल्स होता है. सो कैपिटल लेटर N. नाउ व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ इट. नेक्स्ट पॉइंट डालिए, डेफिनेशन. हम जो कुछ भी पढ़ेंगे हम काफी बार वीडियो में ही उसे रिपीट करते हैं सो दैट बाय द एंड ऑफ द वीडियो वो चीज आपके दिमाग में फिट हो जाए और आपको जब रिविजन करो तो एकदम प्रॉपरली पक्का हो जाए. ठीक है. So let's get started with the definition. What is the definition of it? It is defined as the number of gram equivalents of solute dissolved per liter of solution. अब स्टूडेंट्स, जितने लोग अभी तक मेरे साथ पढ़ते आ रहे हैं उन्हें समझ में आएगा कि मैम डेफिनेशन से ही उसका फॉर्मूला निकालेंगी. व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू इन माय वीडियोस इज आई एम ट्राइंग टू मेक श्योर कि आपको पढ़ना आता हो. दैट पढ़ना आता हो का मतलब ये नहीं मतलब बस रीड करना आता हो. पढ़ना आता हो का मतलब कि खुद सेल्फ स्टडी कैसे करते हैं. डेफिनेशन को पढ़िए, डेफिनेशन से जॉट डाउन करिए क्या इंफॉर्मेशन है. कोई भी टॉपिक के नोट्स बनाने हैं तो उन्हें पॉइंटर्स में बनाइए.
स्टार्ट करिए बेसिक चीज से, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, डेफिनेशन क्या है, यूनिट क्या है, फॉर्मूला क्या है। नोट्स अपने भी खुद बनाने आने चाहिए, ठीक है। सो दैट्स व्हाट माय अटेम्प्ट इज। व्हाटएवर आई टीच इन द क्लास इज नॉट जस्ट कि आप डिपेंडेंट हो किसी के ऊपर पढ़ने के लिए। इवन व्हेन यू आर डूइंग अ टॉपिक ऑन योर ओन, आपको समझ में आना चाहिए, उसके नोट्स बनाने आने चाहिए, उसे रिवाइज करना आना चाहिए, ठीक है। दैट इज द एंटायर एजेंडा। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द फॉर्मूला। सो नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला क्या हुआ? रिप्रेजेंटेशन कैपिटल एन है, डेफिनेशन है, इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ ग्राम्स इक्विवेलेंस ऑफ सोल्यूट dissolved per liter of solution. Per liter मतलब डिनोमिनेटर में आ गया. So let's write the formula. The formula is number of gram equivalence of solute divided by volume in liters of solution. Per liter of solution, that means volume liters में, so liter of solution. Now next point is, अब number of gram equivalence क्या होता है, इसे कैसे आइडेंटिफाई करते हैं? So depending upon acids और bases, सबका gram equivalence अलग तरीके से निकलता है. Formula stays the same, but I'll teach you how to get that. So let's come on to the next point. The next point is number of gram equivalence of solute. इसे कैसे कैलकुलेट करते हैं? तो सबसे पहले इसका फॉर्मूला लिख लेते हैं. फॉर्मूला इज वेट इन ग्राम्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ सोल्यूट, ठीक है. इक्विवेलेंट वेट ऑफ सोल्यूट, सो वेट इन ग्राम्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ सोल्यूट. अब इसे आगे कैसे सॉल्व करते हैं? इन दोनों चीजों को कंबाइन करते हैं. सो नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला अब क्या बना हमारा? नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला बना weight in grams of solute divided by equivalent weight. दोनों चीजें किसकी? दोनों चीजें solute की, times 1 over volume in liters. और ये volume in liters किसकी है स्टूडेंट्स? solution की है. हेजिटेट नहीं करना है, साथ में बोलते रहो. So what is the final formula for normality? The final formula for normality is weight in grams divided by equivalent weight. किसका? solute का, times 1 upon volume in liters. किसकी वॉल्यूम? solution की वॉल्यूम, ठीक है. यहां तक समझ में आया? अब आगे बात करते हैं. अब हमने क्योंकि वॉल्यूम लीटर्स में ली है, आप ml में भी ले सकते हैं डिपेंडिंग ऑन क्वेश्चन में क्या दिया है. इफ इट इज इन ml तो आपको न्यूमरेटर में 1000 ऐड करना है. सो लेट्स वर्क ऑन दैट. सो वेट इन ग्राम्स ओवर इक्विवेलेंट वेट किसका स्टूडेंट्स? सोल्यूट का, टाइम्स 1000 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इन मिलीलीटर्स ऑफ सोल्यूशन. आई बात समझ में? ये नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला है. अब हमारी सारी बात आती है इक्विवेलेंट वेट पे, क्योंकि अभी तक तो इतनी इंफॉर्मेशन से आप डायरेक्ट न्यूमेरिकल ट्राई कर सकते हो, पर व्हाट इज इक्विवेलेंट वेट वो निकालना आना चाहिए. सो कैलकुलेशन ऑफ इक्विवेलेंट वेट. Let's move on here. Calculation of equivalent weight किसका? सोल्यूट का, ठीक है. अब आपके सोल्यूट्स क्या क्या हो सकते हैं? सोल्यूट हो सकता है आपका एसिड हो सकता है, बेस हो सकता है, या फिर सॉल्ट भी हो सकता है. सोल्यूट आपका एसिड, बेस या सॉल्ट कुछ भी हो सकता है. सो हम तीनों का सेपरेटली पढ़ेंगे. सबसे पहले हम एसिड्स का पढ़ेंगे. अगर एसिड है तो आप इक्विवेलेंट वेट कैसे कैलकुलेट करते हो? तो सबसे पहले कैलकुलेशन ऑफ इक्विवेलेंट वेट फॉर एसिड्स. लेट्स गेट स्टार्टेड विद दैट. अब एसिड के केस में आपको पता है कि आयन किसका बनता है? हाइड्रोजन का आयन बनता है, करेक्ट. नाउ जब भी आपको कोई एसिड देते हैं, उस एसिड में कितने रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम्स है, उसकी हेल्प से आप इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेट करते हैं. अब मैंने लास्ट सेशन में ही, लास्ट जो वीडियो थी उसमें मैंने आपको समझाया था रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम्स कौन से होते हैं, या एसिडिक हाइड्रोजन एटम्स कौन से होते हैं जो इजीली रिमूव हो जाते हैं, और आप उन्हें कैलकुलेट कैसे करते हैं. सो आई टॉट यू दैट इन द लास्ट सेशन. नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस वन. सो अगर एसिड्स हैं, सबसे पहले हम इक्विवेलेंट वेट
फॉर एसिड्स का फॉर्मूला लिख लेते हैं। इक्विवेलेंट वेट फॉर एसिड्स का फॉर्मूला होगा मॉलिक्यूलर वेट ऑफ एसिड डिवाइडेड बाय रिप्लेसेबल हाइड्रोजन ऑफ एसिड। या तो आप रिप्लेसेबल हाइड्रोजन ऑफ एसिड कह सकते हैं या फिर आप बेसिसिटी ऑफ हाइड्रोजन कह सकते हैं। ये आपने 10th ग्रेड में भी पढ़ा था। बेसिसिटी किसे कहते हैं, क्या कितनी होती है, ये आपने 10th में भी पढ़ा है। सो लेट्स लुक एट इट अगेन। अगर हमें एसिड्स का इक्विवेलेंट वेट निकालना है तो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ एसिड्स डिवाइडेड बाय रिप्लेसेबल हाइड्रोजन ऑफ एसिड, और इसे हम बेसिसिटी भी कहते हैं। नाउ इफ आई टेक एन एग्जांपल, फॉर एग्जांपल आपके पास HCl है, ठीक है। अब HCl का सबसे पहले आप मॉलिक्यूलर वेट देखेंगे तो मॉलिक्यूलर वेट कितना हो गया 36.5 ग्राम्स पर मोल। अब ये जितने मेरे स्टूडेंट्स हैं जिन्हें मैंने बताया था कि कौन कौन से याद होने चाहिए, ये उस लिस्ट में था। सो मेरे स्टूडेंट्स को तो डायरेक्टली पता होना चाहिए मॉलिक्यूलर वेट कितना है, कोई कैलकुलेट नहीं करेगा। आई बात समझ? नाउ लेट्स मूव अहेड। अब HCl में कितने रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम्स हैं? हाइड्रोजन ही एक है और वही रिप्लेसेबल है, सो 1 हाइड्रोजन, सो 1H इज रिप्लेसेबल। या तो आप कहेंगे 1H इज रिप्लेसेबल या फिर आप कहेंगे बेसिसिटी इज 1, ठीक है। अब हम इसे कैलकुलेट कैसे करेंगे? इक्विवेलेंट वेट कितना आएगा? मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय रिप्लेसेबल हाइड्रोजन। सो ये कितना बना 36.5 डिवाइड बाय 1, तो इक्विवेलेंट वेट कितना आया 36.5। आई बात समझ में? सो दिस इज हाउ यू कैलकुलेट इक्विवेलेंट वेट। अब एक आप ट्राई करिए H2SO4 का। जिन्हें ट्राई करना है गो अहेड एंड पॉज द वीडियो एंड ट्राई। H2SO4 जिन स्टूडेंट्स को दोबारा समझना है मेरे साथ करिए। H2SO4 का मॉलिक्यूलर वेट मेरे स्टूडेंट्स को पता होना चाहिए। मॉलिक्यूलर वेट है 98। सो H2SO4 का मॉलिक्यूलर वेट है 98 और इसमें रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम्स कितने हैं? 2। सो अगर हम इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेट करें तो वो कितना होगा 98/2 दैट इज 49। आगे बात समझ? लेट्स ट्राई अनदर वन। एसिटिक एसिड CH3COOH 10th में भी पढ़ा है, सो कोई नया एसिड नहीं है ये। सबसे पहले मॉलिक्यूलर वेट वो मैं आपको बता देती हूँ 60 ग्राम्स पर मोल, ये आपका मॉलिक्यूलर वेट है। अब रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम्स इस केस में, अब इसमें रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम सिर्फ एक है क्योंकि वो ऑक्सीजन से कनेक्टेड है, यू कैन इजीली रिप्लेस इट। जब भी हाइड्रोजन कार्बन से कनेक्टेड होता है उसको उससे रिमूव करना बहुत मुश्किल है। सो वी डू नॉट कंसिडर दोज हाइड्रोजन्स एज रिप्लेसेबल हाइड्रोजन्स या एसिडिक हाइड्रोजन्स, हम उन्हें नहीं कहते। Therefore, the only hydrogen that is replaceable in this acid is 1, जो ऑक्सीजन से कनेक्टेड है वही रिप्लेस कर सकते हो आप। आई बात समझ? सो रिप्लेसेबल हाइड्रोजन कितने हैं 1। अब अगर आप इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेट करें तो दैट विल बी 60/1, दैट मीन्स इक्विवेलेंट वेट इज 60, ठीक है। अब एक बात और समझिए, फॉर एग्जाम्पल H2SO4 था, उसमें हमारे पास रिप्लेसेबल हाइड्रोजन कितने थे? 2 थे। अब अगर क्वेश्चन में H2SO4 देने की बजाय दे गिव यू एन इक्वेशन, अगर उन्होंने आपको एक इक्वेशन दे दी, फॉर एग्जाम्पल दे गिव यू H2SO4 दैट इज गिविंग यू H प्लस HSO4 माइनस। अगर आपको ये इक्वेशन दी है और आपको इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेट करना है, देन आपके रिप्लेसेबल हाइड्रोजन में आप सिर्फ 1 हाइड्रोजन लेंगे क्योंकि आपकी इक्वेशन में उन्होंने 1 ही रिप्लेस करके आपको दिया है डायरेक्टली, 2 नहीं लेंगे। ऐसा है क्वेश्चंस में, ठीक है। तो रिप्लेसेबल हाइड्रोजन जब इस केस में कितने हैं 1, ठीक है। कैलकुलेट करते हैं। मॉलिक्यूलर वेट तो पता ही होगा 98, रिप्लेसेबल हाइड्रोजन हो गए 1, तो इक्विवेलेंट वेट कैसे कैलकुलेट होगा 98/1 विच इज 98। आई बात समझ? सो इन दिस केस योर इक्विवेलेंट वेट इज 98।
लेट्स क्विकली रिवाइज जितना हमने करा है, देन वील मूव ऑन। नॉर्मैलिटी क्या होता है स्टूडेंट्स? स्पीक आउट विद मी, अपने नोट्स में से देखिए या स्क्रीन पे से देखिए, स्पीक आउट विद मी। नॉर्मैलिटी को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? n से। डेफिनेशन क्या है? इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ ग्राम्स इक्विवेलेंस ऑफ सोल्यूट dissolved per liter of solution. N, that is capital N, is equals to number of gram equivalents of solute divided by volume in liters of solution. आई बात समझ? नेक्स्ट, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंस ऑफ सोल्यूट क्या होता है? दैट इज इक्वल्स टू weight in grams of solute divided by equivalent weight of solute. अब ये equivalent weight अगर हम इस पूरे चीज को कंबाइन करके एक सिंगल फॉर्मूला बनाएं इन मिलीलीटर्स और लीटर्स, तो ये आपका फॉर्मूला आता है, दैट इज नॉर्मैलिटी इज इक्वल्स टू वेट इन ग्राम्स ओवर इक्विवेलेंट वेट ऑफ सोल्यूट टाइम्स 1 अपॉन वॉल्यूम इन लीटर्स। किसका वॉल्यूम इन लीटर्स? सोल्यूशन का। ठीक है, सेम चीज अगर आपको लीटर्स से मिलीलीटर्स करना है, यू कैन ऐड 1000 इन द न्यूमरेटर, एवरीथिंग एल्स stays the same. Now, calculation of equivalent weight, जब हम सोल्यूट के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं, तो आपके सोल्यूट्स कौन कौन से हो सकते हैं? एसिड हो सकता है, बेस हो सकता है, या सॉल्ट भी हो सकता है। और तीनों चीजों के लिए हमें इक्विवेलेंट वेट अलग अलग तरीके से कैलकुलेट करना होता है। जब हम एसिड्स का करते हैं तो इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल्स टू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ एसिड डिवाइडेड बाय रिप्लेसेबल हाइड्रोजन ऑफ एसिड, जिसे हम बेसिसिटी ऑफ हाइड्रोजन भी कहते हैं या फिर बेसिसिटी ऑफ दैट एसिड भी कहते हैं। अब फॉर एग्जांपल HCl है, HCl का मॉलिक्यूलर वेट आपको पता है 36.5। कितने रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम्स है? 1 सिंगल रिप्लेसेबल हाइड्रोजन है। सो दिस मींस ये वाला, दिस मींस आपका मॉलिक्यूलर वेट 36.5 डिवाइडेड बाय 1 विल गिव यू 36.5। सिमिलरली H2SO4 है, उसका मॉलिक्यूलर वेट है 98, रिप्लेसेबल हाइड्रोजन्स हैं 2, दोनों को डिवाइड कर दीजिए, आपस में डिवाइड कर दीजिए, 49 इज योर इक्विवेलेंट वेट। ये चीजें आप जब प्रैक्टिस करेंगे तो थोड़ा जल्दी होने लगेंगी, आपको बार बार इक्विवेलेंट वेट ऐसे कैलकुलेट नहीं करना पड़ेगा, बिकॉज यू वुड नो एट द बैक ऑफ योर हैंड कि क्या होता है। नाउ नेक्स्ट इज एसिटिक एसिड, दैट इज CH3COOH, एसिटिक एसिड। Now, इस केस में आपकी रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम्स अभी भी 1 है, क्योंकि कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड ब्रेक करके हाइड्रोजन को रिमूव करना इज वेरी डिफिकल्ट। ठीक है, तो इजीली रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम आपके पास बस एक है। सो इन दैट केस योर मॉलिक्यूलर वेट इज 60 डिवाइडेड बाय 1, इट गिव्स यू इक्विवेलेंट वेट ऑफ 60। नाउ नेक्स्ट, अगर उन्होंने एसिड देने की बजाय आपको डायरेक्टली एक इक्वेशन देते हैं जिसमें they have H2SO4 is breaking down to H plus HSO4 minus, तो इस केस में आपकी रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम उन्होंने रिमूव करके दिए हैं। आप 2 नहीं लेंगे इसका रिप्लेसेबल हाइड्रोजन, एक सिंगल लेंगे। इक्वेशन को ध्यान से पढ़िएगा। सो नाउ इक्विवेलेंट वेट वुड बी 98/1, सो इक्विवेलेंट वेट फॉर दिस पर्टिकुलर इक्वेशन विल बी 98। ठीक है स्टूडेंट्स? ऑलराइट स्टूडेंट्स, सो उसके आगे मूव ऑन करते हैं। सो वी जस्ट कवर्ड कि एसिड्स का हम इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालते हैं। नाउ द नेक्स्ट पार्ट दैट वी आर वर्किंग ऑन इज बेसिस का कैसे करते हैं, फिर हम करेंगे कि सॉल्ट्स का कैसे करते हैं। सो लेट्स कम ऑन द बी पार्ट। सो बी पार्ट, दिस इज कैलकुलेशन ऑफ इक्विवेलेंट वेट ऑफ किसका? बेसिस का। अब बेसिस में हम क्या चेंज होगा? बेसिस में बस इतना चेंज होगा कि आप रिप्लेसेबल OH आयन देखेंगे। ठीक है, रिप्लेसेबल OH आयन। सो लेट्स राइट दैट हियर। सो इक्विवेलेंट वेट अब किसका? ऑफ बेसिस विल बी इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ बेस, जो भी मॉलिक्यूलर वेट होगा बेस का, डिवाइडेड बाय रिप्लेसेबल OH आयंस। सो रिप्लेसेबल OH आयंस कह दीजिए या बेसिसिटी कह दीजिए, सॉरी नॉट बेसिसिटी, एसिडिटी। बेसिसिटी हम एसिड्स में बोलते हैं, एसिडिटी हम बेसिस में बोलते हैं। ठीक है, या फिर आप एसिडिटी निकाल दीजिए। नाउ लेट्स ट्राई आउट अ क्वेश्चन। फॉर एग्जांपल, आपके पास CaOH होल ट्वाइस है।
ठीक है, COH होल ट्वाइस है। अब हम इसका ले लेते हैं मॉलिक्यूलर वेट कितना है, मॉलिक्यूलर वेट x ले लेते हैं। आपको कुछ कैलकुलेट करके लिखना है, आप कैलकुलेट करके ले लीजिए। फॉर एग्जाम्पल अभी हम सिर्फ कॉन्सेप्ट समझने के लिए x ले रहे हैं, सो दिस इज x ग्राम्स पर मोल, ठीक है। अब इसमें रिप्लेसेबल OH आयंस कितने हैं, वो है दो OH आयंस हैं रिप्लेसेबल, ठीक है। अब क्योंकि दो हैं तो अब इक्विवेलेंट वेट अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो वो होगा x/2। आई बात समझ? यू ट्राई अनदर वन, दैट इज एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड AlOH होल थ्राइस। आप ट्राई करिए, जिन्हें ट्राई करना है पॉज कर सकते हैं, अदर स्टूडेंट्स कैन कंटिन्यू विद मी। सो AlOH होल थ्राइस, सो इस केस में हमारे रिप्लेसेबल OH आयंस हैं 3 और हमारा मॉलिक्यूलर वेट आप Y ले लीजिए। सो अगर अब आप इसमें कैलकुलेट करेंगे कि इक्विवेलेंट वेट कितना होगा, तो मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय रिप्लेसेबल OH आयंस, सो दैट विल बी Y/3। आई बात समझ? ये हो गया हमारा बेसिस का। एसिड्स और बेसिस का आपको समझ में आया? दिस इज वेरी बेसिक। जितना है आपके रिप्लेसेबल OH आयंस है उससे उसे डिवाइड करना है मॉलिक्यूलर वेट को। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द थर्ड पार्ट। थर्ड इज कैलकुलेशन ऑफ इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्ट, ठीक है, कैलकुलेशन ऑफ इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्ट्स। सो अब इस केस में क्या होगा, फॉर एग्जाम्पल एसिड्स प्लस बेस, ये आपको सॉल्ट देता है, इसे ऐसी इक्वेशन से आपको आता है सॉल्ट प्लस वाटर होता है, पर मैं वाटर नहीं ले रही हूँ अभी। एसिड प्लस बेस आपको सॉल्ट देता है, करेक्ट, ये आपकी इक्वेशन होती है। सॉल्ट्स का ध्यान से सुना, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं। सो इक्विवेलेंट टू वेट अब हम कैसे निकालते हैं, पहले फॉर्मूला देखते हैं। फॉर्मूला सेज मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्ट डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, ठीक है, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज। अब समझते हैं ध्यान से। आप एक सॉल्ट ले लीजिए, फॉर एग्जाम्पल NaCl, एग्जाम्पल ले लिया हमने NaCl। अब जब आपके पास NaCl है और आप इसे आयनाइज करेंगे, सबसे पहले सॉल्ट लेते ही हम उसको आयनाइज करेंगे, पहला स्टेप। दूसरा स्टेप इक्वेशन को हम बैलेंस करेंगे, ठीक है। सो पहला स्टेप आयनाइज, आयनाइज कैसे होगा, Na प्लस प्लस Cl माइनस। अब सेकेंड स्टेप, इसे बैलेंस करेंगे। अब अगर इक्वेशन को हम देखें तो इक्वेशन बैलेंस्ड है आपकी, ठीक है। अब NaCl इज गिविंग यू Na प्लस प्लस Cl माइनस, बैलेंस्ड है इक्वेशन। अब इक्विवेलेंट वेट कैसे निकलेगा, इक्विवेलेंट वेट विल बी इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ NaCl, वो कितना होता है 58.5 डिवाइडेड बाय द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। अब आप चार्ज कोई सा भी ले सकते हैं, पॉजिटिव ले लो या नेगेटिव ले लो, एनायन ले लो या कैटायन ले लो, कोई भी ले लो। फॉर एग्जाम्पल इन दिस केस मॉलिक्यूलर वेट है हमारा 58.5 डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। अगर आपका यहाँ पे 1 लगा दूं तो भी सेम ही बात है। अगर किसी स्टूडेंट को पॉजिटिव साइन पसंद है आप Na का ले लो, किसी को नेगेटिव साइन पसंद है आप क्लोरीन का ले लो, एक ही बात है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप सोडियम का ले रहे हो तो 1 है तो 1 लगा दीजिए, अगर आप क्लोराइड का ले रहे हो तो भी आपका 58.5 बाय 1 ही आएगा, कोई सा भी ले लो, एक चार्ज लेना है आपको। ये तो था सिंपल जिसमें आपका चार्जेस दोनों पे 1 थे। लेट्स ट्राई अनदर वन, जिसको ट्राई करना है कर सकते हैं। CaCl2, पहला स्टेप आयनाइज करिए, दूसरा स्टेप बैलेंस करिए। पहला स्टेप करते हैं, आयनाइज करते हैं। सो आयनाइज करेंगे तो आ जाएगा Ca2 प्लस प्लस Cl माइनस। सेकेंड स्टेप लेट्स बैलेंस इट आउट। सो जब हम कैल्शियम को देखें तो आपका यहाँ पे 1 आ जाएगा, क्लोराइड का देखें तो उसके आगे 2 लगा दीजिए। आगे बात समझ? अब हम इसे फॉर्मूला में लगाते हैं। फॉर्मूला हमारा कहता है इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल्स टू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ CaCl2 डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। तो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ CaCl2 आप डायरेक्ट x ले लो या कुछ भी ले लो, लेट से आपने x ले लिया। मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, अब अगर आप पॉजिटिव ले रहे हैं तो 2 टाइम्स 1 2। अगर आप क्लोराइड का लेते हैं, और लगा देती हूँ बीच में, अगर आप क्लोराइड का लेते हैं x ओवर, तो यहां भी तो 2 टाइम्स 1 2 ही होगा।
आ रही है बात समझ में? आई शुड यूज अ डिफरेंट कलर. सो 2 times 1 एंड 2 times 2, सॉरी 1 times 2, दोनों का आंसर 2 ही आएगा. सो इवन इन दिस केस whether you pick up positive charge वाला ion or you pick up negative charge, you will still get the same answer. So make sure that you balance the equation, तभी आपका सेम आएगा. एक छोटी सी बात और इस केस में कि जब भी हम सॉल्ट्स की बात करते हैं, हम सॉल्ट्स के मॉलिक्यूलर वेट नहीं कहते सॉल्ट्स के लिए. सॉल्ट्स के लिए हमेशा फॉर्मूला वेट बोला जाता है. बट क्योंकि स्टूडेंट्स को इजीली मॉलिक्यूलर वेट समझ में आता है, सो आई ऑलवेज टीच विद मॉलिक्यूलर वेट ओनली, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो. बट बोला फॉर्मूला वेट जाता है, बट कैलकुलेशन में कोई फर्क नहीं है, सेम ही है. मॉलिक्यूलर वेट बोलो या फॉर्मूला वेट बोलो, करेक्ट है फॉर्मूला वेट. ठीक है. सो आई जस्ट राइट दैट formula weight. So molecular weight is correctly known as formula weight in salts. Molecular weight is correctly known as formula weight in salts. आई बात समझ में? अब इतनी बार हमने रिपीट कर लिया है, अब तो आपको नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला पता होना चाहिए. नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला है number of gram equivalence of solute divided by volume in liters. किसका वॉल्यूम? सोल्यूशन का वॉल्यूम. ठीक है, ये था हमारा नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला. अब इस फॉर्मूला से हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि सिंस नॉर्मेलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, तो इसका मतलब है कि नॉर्मेलिटी टेम्परेचर डिपेंडेंट है. सो अगर टेम्परेचर डिपेंडेंट है, सो लेट्स राइट दैट. सो टेम्परेचर, वॉल्यूम, नॉर्मेलिटी. अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो वॉल्यूम बढ़ेगी, वॉल्यूम बढ़ेगी तो नॉर्मेलिटी डिक्रीज होगी. ठीक है. अगर टेम्परेचर डिक्रीज होगा तो वॉल्यूम भी डिक्रीज होगी, और अगर वॉल्यूम डिक्रीज होगी तो आपकी नॉर्मेलिटी इंक्रीज होगी. आई बात समझ में? दिस मीन्स दैट नॉर्मेलिटी इज टेम्परेचर डिपेंडेंट. ठीक है. अब एक और पार्ट इसमें करते हैं हम, दैट इज योर यूनिट ऑफ नॉर्मेलिटी. यूनिट्स ऑफ नॉर्मेलिटी. सो क्योंकि हम ग्राम इक्विवेलेंस की बात कर रहे हैं, तो यूनिट ऑफ नॉर्मेलिटी भी सेम ही होती है, दैट इज ग्राम इक्विवेलेंस बाय लीटर्स. सो ग्राम इक्विवेलेंस पर लीटर, या तो आप ऐसे लिखिए, या तो आप जी EQ पर L लिखिए, या फिर आप कैपिटल N लिखिए. ठीक है. सो ग्राम इक्विवेलेंस पर लीटर इज द यूनिट ऑफ नॉर्मेलिटी. यू कैन ऑल्सो यूज कैपिटल N एज द यूनिट ऑफ इट. ओके. ऑलराइट स्टूडेंट्स, देन लेट्स मूव ऑन फ्रॉम हियर. सो इसके बाद हम स्टार्ट कर रहे हैं कि इफ यू हैव परसेंटेज बाय मास ऑफ अ सब्सटेंस, अगर हमें परसेंटेज बाय मास ऑफ अ सब्सटेंस दिया है एंड डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन दिया है इन ग्राम्स पर मिलीलीटर्स, अगर हमें डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन दिया है और परसेंटेज बाय मास ऑफ अ सब्सटेंस की इंफॉर्मेशन है, सो मैंने आपको एक फॉर्मूला कराया था जिसमें हमने डेंसिटी यूज करी थी. अगर आपको याद है तो वो लिखिए. सो व्हाट वाज द फॉर्मूला फॉर मोलारिटी? मोलारिटी से रिलेटेड हमने एक फॉर्मूला करा था. So that was M equals P times D times 10 over molecular weight of solute. ये वाला फॉर्मूला करा था हमने. अगर आपको ये फॉर्मूला याद है, दैट मीन्स आप अच्छे से सब सब्जेक्ट्स, सब पार्ट्स ऑफ द चैप्टर फॉलो कर रहे हैं. सो दैट इज रियली गुड. नाउ अब अगर हम नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला देखें विद रिलेशन टू डेंसिटी, सो नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला भी P times D times 10, न्यूमरेटर सेम रहता है, पर डिनोमिनेटर में क्या होता है? डिनोमिनेटर में यू हैव टू राइट इक्विवेलेंट वेट ऑफ सोल्यूट. ग्राम्स इक्विवेलेंस नहीं है, इक्विवेलेंट वेट ऑफ सोल्यूट है. सो इक्विवेलेंट वेट ऑफ सोल्यूट. फॉर दिस पर्टिकुलर फॉर्मूला हमने मोलारिटी वाले के लिए डेरिवेशन करी थी, बट फॉर द सेकेंड फॉर्मूला जो नॉर्मेलिटी के लिए है, इसके लिए डेरिवेशन की जरूरत नहीं है. Nobody is gonna ask you the derivation. That's the reason we are directly picking up the formula.
I hope that makes sense. Now let's move ahead and try out to understand the relationship between molarity and normality. ये हेडिंग डाल लीजिए. So molarity and normality अंडरस्टैंड करते हैं साथ में कि दोनों में क्या डिफरेंस है और रिलेशनशिप क्या है. सो अगर हम मोलारिटी की बात करें, सो मोलारिटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एम से, नॉर्मेलिटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एन से. अब अगर फॉर्मूलाज की बात करें, सो मोलारिटी का फॉर्मूला हमने बहुत बार रिवाइज किया था. दैट वाज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इन लीटर्स. किसकी वॉल्यूम इन लीटर्स? सोल्यूशन की वॉल्यूम इन लीटर्स. ठीक है. नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला हमने आज पढ़ा है. सो व्हाट वाज द फॉर्मूला फॉर नॉर्मेलिटी? दैट इज नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंस ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इन लीटर्स ऑफ सोल्यूशन. ये पढ़ा है हमने. सो अगर हमें इस बेसिक अंडरस्टैंडिंग से, अच्छा इसके आगे और करते हैं. नंबर ऑफ मोल्स का क्या फॉर्मूला था? इफ यू रिमेंबर, नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला था वेट इन ग्राम्स ओवर मॉलिक्यूलर वेट. और हम किसका लेंगे? जिसके भी नंबर ऑफ मोल्स आप कैलकुलेट कर रहे हैं. इस केस में नंबर ऑफ मोल्स हम सोल्यूट का कैलकुलेट कर रहे हैं. सो यहाँ सोल्यूट आएगा टाइम्स 1 ओवर वॉल्यूम इन लीटर्स ऑफ सोल्यूशन. ठीक है. ऑन दिस साइड इफ यू ओपन अप योर फॉर्मूला फॉर नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंस, सो वो क्या होगा? वेट इन ग्राम्स ओवर इक्विवेलेंट वेट. और ये किस चीज का होगा? सोल्यूट का. टाइम्स 1 ओवर वॉल्यूम इन लीटर्स किसकी? सोल्यूशन की. ठीक है. अब अगर हम दोनों को रिलेट करें, दैट इज अगर हम m अपॉन n कैलकुलेट करने की कोशिश करें, सो व्हाट विल वी गेट? सो m अपॉन n. सो m क्या है? वेट इन ग्राम्स ओवर मॉलिक्यूलर वेट टाइम्स 1 अपॉन वॉल्यूम इन लीटर्स divided by weight in grams over equivalent weight times 1 upon volume in liters. करेक्ट. सो क्या क्या चीजें कैंसिल आउट हो जाएंगे? वॉल्यूम इन लीटर सोल्यूशन की है, वॉल्यूम इन लीटर सोल्यूशन की है, वो कैंसिल आउट. वेट इन ग्राम सोल्यूट का है और ये वेट इन ग्राम भी सोल्यूट का है, तो ये भी कैंसिल. सो व्हाट आर वी लेफ्ट विद? वी आर लेफ्ट विद m अपॉन n इक्वल्स इक्विवेलेंट वेट ओवर मॉलिक्यूलर वेट. और ये हम किसकी बात कर रहे हैं? सोल्यूट की. वो याद रखना. अब ये आपका बेसिक फॉर्मूला आ गया. नाउ अ लॉट ऑफ पीपल विल टीच यू लाइक, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ m अपॉन n लिखूं, एक और तरीका है इसी फॉर्मूला का. सो इक्विवेलेंट वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, ये आपका फॉर्मूला है. नाउ डिपेंडिंग अपॉन, लेट्स से आप एसिड के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं, ये इंफॉर्मेशन आपको गिवन है, तो अब आप और क्या फॉर्मूला यूज कर सकते हैं? सो व्हाट यू कैन डू इज m अपॉन n. और इक्विवेलेंट वेट एसिड्स का क्या था? दैट वाज मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एंड डिनोमिनेटर में मॉलिक्यूलर वेट. सो मॉलिक्यूलर वेट कैंसिल आउट. सो अगर आपको एसिड दे रखा है, इफ द इंफॉर्मेशन इज गिवन टू यू दैट व्हाट यू आर वर्किंग विद इज एन एसिड, तो आप डायरेक्टली m अपॉन n कैलकुलेट कर सकते हैं बाय 1 अपॉन नंबर ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन. ठीक है. और कैसे लिख सकते हैं? n इक्वल्स m टाइम्स रिप्लेसेबल हाइड्रोजन. ये आपका फॉर्मूला बन जाएगा. आई बात समझ? सिमिलरली इफ यू नो द इंफॉर्मेशन यू यूजिंग इज फॉर अ बेस, ठीक है, बेस के केस में क्या होगा? m अपॉन n इक्वल्स molecular weight divided by replaceable OH ions divided by molecular weight. अब इस केस में molecular weight फिर cancel out. So m upon n is equals to 1 upon replaceable OH ions. Make sense? So इसे हम और कैसे लिख सकते हैं? n equals m times replaceable OH ions. ये आपका फॉर्मूला बनेगा if the information is clearly given out फॉर अ बेस. ठीक है. अब थर्ड केस में इफ द इंफॉर्मेशन इज गिवन फॉर अ सॉल्ट,
तो उस केस में क्या होगा, लेट्स वर्क ऑन दैट. अब तक तो आपको समझ में आ ही गया होगा करना क्या होता है. सो गिव इट अ ट्राई, यू कैन पॉज द वीडियो एंड गिव इट अ ट्राई. नाउ m अपॉन n इज गिवन एज, सो अब इस केस में क्या होगा हमारा इक्विवेलेंट वेट फॉर अ सॉल्ट. हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, दैट इज फॉर्मूला वेट डिवाइडेड बाय द चार्ज. मैं बस शॉर्ट में चार्ज लिख रही हूं, चार्ज ऑन ईदर आयन पॉजिटिव या नेगेटिव. डिनोमिनेटर में यू अगेन गेट फॉर्मूला वेट, ये कैंसिल आउट हो गया. सो यू गेट m अपॉन n इक्वल्स 1 अपॉन चार्ज ऑन ईदर आयन. तो अब आपका फॉर्मूला क्या बना, n इक्वल्स m टाइम्स चार्ज ऑफ ईदर आयन. या तो पॉजिटिव ले लो या तो नेगेटिव ले लो. सो दिस इज योर फॉर्मूला फॉर अ सॉल्ट. सो प्लीज टेक अ नोट ऑफ इट कि ये फॉर्मूला जो भी हमने ये 3 टाइप के फॉर्मूला किए, ये काफी ज्यादा स्कूल्स में इस तरीके से पढ़ाया जाता है. सो इट जस्ट डिपेंड्स, आपको समझ में आना चाहिए. आप कैसे भी सॉल्व करें डजंट मैटर, आपको समझ में आना चाहिए कि आप कर क्या रहे हो टेस्ट में या एग्जाम में आप सॉल्व क्या करने की कोशिश कर रहे हो, उतना समझ में आना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल यही पूरा फॉर्मूला, ये जो हमने 3 फॉर्मूलाज करे हैं, इसको अगर हम कंबाइन करके एक सिंगल फॉर्मूला में लिखें, सो दैट विल बी नॉट m, n इक्वल्स m टाइम्स n. ये n नंबर ऑफ मोल्स नहीं रिप्रेजेंट करता, ये n क्या रिप्रेजेंट करता है, पहले तो इसे बॉक्स में डालिए अपने फॉर्मूला को. अब ये n क्या रिप्रेजेंट करता है, अगर एसिड है तो ये रिप्रेजेंट करता है रिप्लेसेबल हाइड्रोजन, अगर बेस है तो ये रिप्रेजेंट करता है रिप्लेसेबल OH, और अगर सॉल्ट है तो ये रिप्रेजेंट करता है मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑफ ईदर आयन. ठीक है स्टूडेंट्स, इतना समझ में आया. लेट्स टेक अ क्विक रीकैप. तो हमने रीकैप कहां से नहीं लिया था, हमने बेसिस से लेना है हमें. सो लेट्स वर्क फ्रॉम हियर. सो जब हम बेसिस का इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेट कर रहे थे, तो दैट वुड बी मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द बेस डिवाइडेड बाय द रिप्लेसेबल OH आयंस. ठीक है, फिर हमने 2 एग्जांपल्स किए, CaOH होल ट्वाइस का एंड AlOH होल थ्राइस का. जब हमारे पास CaOH होल ट्वाइस था तो हमारे पास 2 रिप्लेसेबल OH आयंस थे. जब AlOH होल थ्राइस था तो हमारे पास 3 रिप्लेसेबल OH आयंस थे. नेक्स्ट हमने किया सॉल्ट के बारे में. सॉल्ट के बारे में आपको एक बेसिक चीज ये याद रखनी है कि सब 2 स्टेप्स में सॉल्व होगा. पहला स्टेप, आप सॉल्ट को आयनाइज करके इक्वेशन लिखिए. सेकेंड स्टेप, आप उसे बैलेंस करिए. अगर आपने इतना कर लिया तो इसके आगे आपको समझ में आ जाएगा कि आप कोई भी चार्ज उठाएं, वेदर, सो लेट्स से दिस इज योर फर्स्ट वन. फर्स्ट स्टेप आपने इक्वेशन लिख ली, दैट इज आपने आयनाइज करा सॉल्ट को. उसके बाद आपने बैलेंस कर लिया. अब थर्ड स्टेप इज कि आप चेक कर लें कि आपके दोनों आयन सेम है या नहीं. दैट मीन्स 1 टाइम्स 1 इज 1, देन 1 टाइम्स 1 इज 1. तो कोई भी चार्ज आप यूज करके डिनोमिनेटर में डाल सकते हैं. सो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ NaCl, जो कुछ भी मॉलिक्यूलर वेट है, डिवाइडेड बाय कोई भी एक आयन का चार्ज, वेदर यू पिक अप पॉजिटिव और नेगेटिव. फिर हमने एक और एग्जांपल किया था. नाउ then I told you that molecular weight for a salt is correctly known as the formula weight of the salt. ठीक है, इतनी बात समझ में आई. Now then we talked about कि normality depends upon the temperature because normality has volume in the formula. Normality volume पे depend करती है, therefore normality temperature पे भी depend करती है, और normality inversely proportional है volume के. So if temperature rises, volume rises and normality drops. If temperature decreases, volume decreases and normality increases. Then we discussed about the unit of normality, that is gram equivalent per liter, or you can write capital M. After that, in the last part we have discussed percentage by mass of a substance, और अगर आपको density of the solution दे रखी है, so the formula for normality is PD10 divided by the equivalent weight of the solute, और equivalent weight आपको calculate करना आता है. Now, relationship between molarity and normality. When we talk about molarity, तो M, normality N. हमने formula लिखा दोनों का.
फॉर्मूला हमने आगे डिराइव किया, आगे ओपन अप करा फॉर्मूला, उन दोनों फॉर्मूलाज को हमने डिवाइड किया. वंस वी डिवाइडेड हमें मिला m अपॉन n इक्वल्स इक्विवेलेंट वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट. और जो इक्विवेलेंट वेट है हम एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट के लिए एक स्पेसिफिक तरीके से कैलकुलेट करते हैं. सो यू डू द सेम थिंग एंड यू गेट m अपॉन n n is equals to m times n. और जो आपका ये n है ये एसिड्स, बेसिस और सॉल्ट तीनों के लिए डिफरेंट है. फॉर एसिड दैट्स रिप्लेसेबल हाइड्रोजन, बेस के लिए रिप्लेसेबल OH और सॉल्ट के लिए मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्ज. ठीक है स्टूडेंट, समझ में आ गया कॉन्सेप्ट नॉर्मेलिटी का? So this is it for today's session, students. In today's session we have worked on the concept of normality. हमने सारे formulas understand किए, concept को समझा, and in the next video we will be working on the numericals of this part. Now, if you need to reach out to me for any doubts and concerns, you can do so either on the Telegram channel, you can reach out to me in the comment box below, or you can also write me an email at tsclassesicsc@gmail.com. And students, please make sure that you are sharing the channel with your friends and helping us move forward. And that would be all for today's session, and we will catch up in the next one.